नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज 18 अगस्त है और हम सभी लोग प्लेटो के बारे में चर्चा कर रहे थे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक को पढ़ रहे थे और उसमें प्लेटो के दर्शन को देख रहे थे। तो हमने क्रम से प्लेटो के जीवन परिचय किया, उसके बाद प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था किया, शिक्षा प्रणाली, उसके बाद प्लेटो का हमने राज्य व्यवस्था किया, उसके बाद प्लेटो के साम्यवाद किया, फिर हमने प्लेटो की न्याय व्यवस्था को देखा। और अब हम आ गए हैं उस पड़ाव में जहां पर प्लेटो की कुछ पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि इस पुस्तकों से बहुत सारे जो पेपर्स है, जैसे यूजीसी नेट का है, बिहार एसटीईटी का है, बीपीएससी में जो पूछे जा रहे हैं, जो टीआरई के पेपर्स होते हैं, जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछा गया है 11वीं 12वीं से, जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको यह पूछा जाता है। तो इन सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसके पुस्तक को नाम याद करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस पुस्तक के अंदर कुछ कुछ बातें जो है काफी महत्वपूर्ण है। जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं या जब लेखन कार्य होगा तो आपको उसमें काम आएगा। जैसे कि सभी लोग जानते हैं टीपीएससी टीआरई 4 में पीटी के साथ मेंस का भी आयोजन होगा। तो मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव ना होकर के डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उसमें भी आपको यह काम आएगा और आप वहां पर भी लिख सकते हैं। इसीलिए आप सभी लोग जो भी जुड़े हुए हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान में, तो वो सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और फिर आपको जो भी समस्याएं, जो भी प्रश्न होगा, आप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और हमारा विषय है प्लेटो का महत्वपूर्ण पुस्तक। सबसे पहले एक बात जानते हैं कि प्लेटो के बारे में एक दो लाइन बात करना चाहूंगा। प्लेटो का जन्म 428 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था और इनके जो पिता थे वो अमीर थे, अच्छे खासे, उस समय में अच्छी खासी उनकी व्यवस्था थी और उन्होंने अच्छी खासी शिक्षा ग्रहण करने किए। और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात एक घटना इनके जीवन में घटित होता है जो काफी ज्यादा इनको प्रभावित करता है, जिसमें कि जो प्लेटो के गुरु सुकरात होते हैं और सुकरात को विषपान करना पड़ता है, अर्थात उसे प्राणदंड, मृत्युदंड दिया जाता है। तो वहां के शासक जो मृत्युदंड देते हैं, यूनान में जो शासन व्यवस्था थी काफी ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, परंतु वह राजतंत्रीय व्यवस्था थी जिसमें कि ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया था। तो जब इनके गुरु के मृत्यु हो जाने के बाद प्लेटो काफी ज्यादा दुखी हुए और यह कुछ देशों में यह शासन व्यवस्था और शासन प्रणालियों के अध्ययन के लिए भ्रमण किया, जैसे कि इटली, मिस्र और यूनान के कुछ और देशों में जाकर के इन्होंने और भी शासन व्यवस्था के बारे में सीखा जाना। और उसके पश्चात इन्होंने अपने पुस्तकों का भी लेखन किया और उसी पुस्तक में जो लेखन किए वह उनका एक तरीके से कहें तो वह राज्य व्यवस्था को इस तरीके से बनाने का प्रयास किए हैं। इन सारे पुस्तकों के माध्यम से हम जानते हैं कि उन्होंने राज्य में किस तरह की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और किस तरह का राज्य का संचालन हो। ये सारी उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से हमें सीखने के लिए मिलता है। तो हमारे पास सबसे पहला पुस्तक है द रिपब्लिक और इस पुस्तक का लेखन प्लेटो अपने यौवना काल में किया था, अर्थात कहेंगे कि जब प्लेटो युवा थे उस समय इस पुस्तक का लेखन किया था। और कहा जाता है कि जब कोई भी युवा रहते हैं तो उनकी जो तार्किक क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है और वह बहुत सारे चीज कल्पना में भी करने लगते हैं और काफी ज्यादा स्वप्न देखने लगते हैं। तो प्लेटो ने कुछ चीजें को इसी तरीके से किया कि उनकी जो दर्शन है काफी ज्यादा, उनका दर्शन कल्पनावादी लगता है। और देखते हैं
किस तरह से प्लेटो ने द रिपब्लिक में राज्य व्यवस्था का विस्तार किया, जो एक कल्पनावादी दर्शन के रूप में विख्यात हुआ। और इसमें कुछ दार्शनिकों ने उनके कल्पनावादी को लेकर के कुछ चर्चा भी की। तो आइए, द रिपब्लिक जो पुस्तक है, यह पहला पुस्तक है, और इस पुस्तक में न्याय से संबंधित बात किया गया है, आदर्श राज्य की व्यवस्था और शिक्षा, साम्यवाद, और एक महत्वपूर्ण चीज जो है गुफा का रूपक। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गुफा का रूपक समझते हैं। सबसे पहले द रिपब्लिक पुस्तक में हमने न्याय सिद्धांत में पढ़ा था कि न्याय सिद्धांत क्या है। न्याय सिद्धांत में प्लेटो ने जो सामाजिक वर्ग है उनको 4 वर्गों में विभाजित किए, जिसमें देखा जाए तो दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और एक उत्पादक वर्ग। और ये तीनों वर्ग राज्य में बिना किसी मतभेद के, बिना किसी कंपटीशन के, बिना कोई उतार चढ़ाव के, एक दूसरे को परस्पर विरोध कर, बिना कोई भी विरोध नहीं करेगा एक दूसरे का, और फिर वो अपने अपने कार्य करते हैं, तो वही न्याय कहलाता है प्लेटो के हिसाब से। और वही राज्य में चौथा एक गुण बनता है जो न्याय होता है। अब बात करी जाए आदर्श राज्य। आदर्श राज्य में जब यहाँ पर आएंगे, जो रिपब्लिक में चर्चा किया गया है, हमने राज्य व्यवस्था में पढ़ा है, प्लेटो ने इसी का एक उपाध्याय है जिनको राज्य व्यवस्था भी कहा जाता है ना। राज्य व्यवस्था, रिपब्लिक का उपाध्याय राज्य व्यवस्था, इसमें इन्होंने चर्चा किया है कि जो राज्य व्यवस्था होनी चाहिए उसमें जो दार्शनिक राजा होगा वो ही शासन करेगा। और क्योंकि प्लेटो किसी कानून और विधि के शासन को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ एक ही सत्ता को मानते हैं, और वो सर्वाधिकार सत्ता को मानते हैं, और वो है आदर्शवादी राजा का शासन। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और यह अतिवादी हो जाता है। आइए अब बात करते हैं शिक्षा पे। प्लेटो ने रिपब्लिक में ही शिक्षा की बात किया, और शिक्षा पर इतना ज्यादा विस्तृत चर्चा किए तो एक व्यक्ति है जिनका नाम रूसो है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो रिपब्लिक है, द रिपब्लिक है, यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ है, अर्थात शिक्षा शास्त्र में लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब इस तरह से बात किया गया द रिपब्लिक के बारे में। और एक बात आती है साम्यवाद। साम्यवाद का भी चर्चा होता है। साम्यवाद क्या है ना, कि जो प्लेटो ने जो सामाजिक वर्ग बनाए, उस सामाजिक वर्ग में संरक्षक वर्ग को जो है साम्यवाद, जिसमें कि पत्नी और संपत्ति, इस दो का साम्यवाद का चर्चा किया गया है, अर्थात इसकी सामूहिक उपभोग की बात किया गया है। अर्थात आप अगर संरक्षक वर्ग है तो आपको निजी संपत्ति नहीं होगी, निजी पत्नी नहीं होगी, निजी आपका कोई भी संतान नहीं होगा। कुछ ऐसा चीज है जो आपका निजी नहीं होगा, जो राज्य के लिए अवरोध उत्पन्न करेगा। अर्थात जो राज्य के शासन में क्या होगा कि कोई भी समस्या उत्पन्न करेगा, इस तरह के साधन नहीं मिलेंगे संरक्षक वर्ग को, जो साम्यवाद बना। और यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इस साम्यवाद का खंडन किया, और अरस्तु ने कहा कि हर व्यक्ति को, शासक वर्ग को भी अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पत्नी का को रखने का अधिकार है। परंतु इसके विपरीत प्लेटो ने इनका क्या किया, विरोध किया। और राज्य व्यवस्था में जितने भी बच्चे होंगे वो सबों के बच्चे होंगे, अर्थात सब उससे प्रेम करेंगे, राज्य उससे प्रेम करेगा, और किसी की पहचान नहीं बताई जाएगी। इससे क्या होगा, राज्य उन्नति करेगा और कोई भी मतभेद नहीं बना रहेगा। इस तरीके से राज्य व्यवस्था में साम्यवाद की बात की। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आता है, गुफा का रूपक। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं बढ़िया से कि गुफा का रूपक क्या होता है। अगर इसको समझेंगे तो यह क्या है ना, कि ये उपमा दे रहे हैं किसी चीज का अज्ञानता की ओर। जैसे कि किसी भी चीज की अज्ञानता, अंधकार है, उससे बाहर निकलने की चर्चा करते हैं। अर्थात प्लेटो कहते हैं कि जो विधि है
यह विधि क्या है ना, यह सत्ता के लिए हानिकारक है। जो आदर्श राज है यह हानिकारक है। और यह मानते हैं, जो एक उपमा देते हैं, सिर्फ आग को समझ लेने के लिए, जिस तरह से आग से प्रकाश होता है तो उसको ही यह समझ ले कि यही दुनिया है। अर्थात एक गुफा में जब प्रकाश प्रज्वलित होता है, प्रकाश होता है, तो उसी को वह प्रकाश समझ लेता है और उसी को वह क्या बोलते हैं, उसी को वह जो है वह समझ लेता है कि यही प्रकाश है और यही सृष्टि में व्याप्त है। लेकिन क्या होता है ना कि परंतु वास्तविक जो प्रकाश है वह सूर्य से प्राप्त होता है। प्लेटो ने इसका वर्णन यहाँ पर संरक्षक वर्ग के लिए किया है, अर्थात दार्शनिक राजा के लिए किया है। और दार्शनिक राजा को हमेशा तर्कवादी होने के लिए कहा है और उन्होंने विधि के शासन के विरुद्ध, अर्थात वह विवेकी शासन चाहता है, विवेकी पूर्ण व्यक्ति का शासन चाहता है और जो ज्ञान और विवेक से शासन का संचालन करे, ऐसे चीजों का वह चाहते हैं प्लेटो। और यहाँ पर विधि को और दिए हैं जो यह उनका विरोध करता है, अर्थात वो गुफा का रूपक है। तो जो अंधकार में है, जो अज्ञान है, वह अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर विवेक जो दार्शनिक राजा के पास है और वह अपने विवेक से सत्ता का संचालन करेंगे और वह विधि उसके सामने एक भ्रष्ट है और वह उनको नहीं मानते हैं, अर्थात यहाँ पर गुफा का रूपक है। आइए अब बात करते हैं क्रीटो। अब दूसरा पुस्तक का नाम है ये क्रीटो। और क्रीटो में क्या किया गया है, जब आपको पढ़ेंगे, सुकरात को जब विष दिया जा रहा था तो उनकी यह चर्चा किया गया था। वो पुस्तक का नाम क्रीटो है और उसमें कानून और नागरिक कर्तव्य की बात किया जाता है, यानी कि कानून किस तरह से होनी चाहिए और एक नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, राज्य के प्रति क्या होना चाहिए, राज्य के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, यह इसमें चर्चा करते हैं। इसके प्रश्न क्रीटो में ये आ गया। अब बात करते हैं टिमायस। टिमायस भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। टिमायस भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक में जो प्लेटो ने सृष्टि के बारे में कुछ चर्चा किए हैं, जिसमें ब्रह्मांड, प्रकृति और दर्शन, जो इनकी ब्रह्मांड है से सृष्टि से जुड़े हुए तथ्यों का इसमें इन्होंने चर्चा किया। प्रकृति किस तरह से कार्य करती है और दर्शन, उसके फिलॉसफी, उसके जो विचारधारा है, उसके जो तत्व है, उनका उन्होंने वर्णन किया। एक सिंपोजियम है और इस सिंपोजियम में भी इन्होंने प्रेम और सौंदर्य की चर्चा किए और उनका विस्तृत वर्णन किए। अब आता है फेडो। ये भी एक पुस्तक है जिन्होंने प्लेटो ने लिखा। ये कुछ पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण है, उसको मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। और इससे भी और भी कुछ पुस्तकें हैं, मेनो है, अपोलोजाइज है, जो पुस्तकें हैं वो भी ज्यादा उपयोगी है। परंतु कुछ ऐसे पुस्तक है जिससे प्लेटो का एक अस्तित्व आता है, जिससे प्लेटो के दर्शन का पता चलता है और जो हमें पढ़ने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सोच के साथ हम इस सारे पुस्तकों को आपके बीच लेकर के आए हैं। अब आइए, अब आता है फेडो। फेडो क्या है ना कि ये आत्मा की अमरता, अर्थात मृत्यु और दर्शन। अब प्लेटो ने इस बात पे भी चर्चा किया है कि आदमी जो मरते हैं तो फिर क्या होता है, स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है कि क्या होता है, इस तरह के भी बात विचार करते हैं और इस तरह की व्यवस्था पे भी यह वर्णन करते हैं। यह किसमें लिखा गया है, फेडो में लिखा गया। आत्मा की अमरता और मृत्यु और दर्शन, यानी कि मृत्यु के बाद क्या होता है और इस तरह से जीवन किस तरह से चलता है, मरने के बाद की व्यवस्था बात करते हैं। अब आइए, एक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब प्लेटो के जो एक महत्वपूर्ण, सबसे प्रथम ये हो गया और एक पुस्तक हो गया ये जो दो महत्वपूर्ण पुस्तक आपको मैंने टिक लगाया है, एक और भी आएगा आगे। ये पुस्तक द स्टेटमैन, यानी कि स्टेटमैन, राजनेता या राजमर्मज्ञ,
प्लेटो इस स्थिति तक आते आते जो इतनी कल्पनावादी विचारधारा उन्होंने चर्चा किया और काल्पनिकता में लेकर के चले, तो इस स्थिति तक आते आते प्लेटो ने अपने विचारधारा में धीरे धीरे परिवर्तन करने लगे और इनकी विचारधारा परिवर्तित होने लगी। और परिवर्तित होते होते इन्होंने जो इस व्यवस्था में कल्पनावादी, जो यूटोपियन विचारधारा दिख रहा था, अव्यवहारिक दिख रहा था, कुछ ऐसे चीज जिसकी तर्क संगतता नहीं थी व्यवहारिक जीवन से, वो इसमें दिखने लगा। अर्थात इन्होंने शासन कला, शासक और उसके प्रकार एवं व्यवहारिक राजनीति, इन्होंने क्या किया, उनके प्रकार व्यवहारिक राजनीति। अब ये क्या किए कि अब इस पे बल देने लगे, किसमें, स्टेटमैन में। प्लेटो ने अब किस पे चर्चा कर रहे हैं, व्यवहारिक राजनीति पर। किस पे चर्चा कर रहे हैं कि राजनेता कैसा होना चाहिए। अब चर्चा कर रहे हैं कि शासन कला है, शासन कला किस तरह से राजनेता शासन करेंगे। देखा जाए तो इसमें इन्होंने शासक को एक प्रकार से उसको व्यवहारिकता से जोड़ा और उनको यह अधिकार दिया कि जिस तरह से हम कोई कार्य करते हैं, या हम एक जूता सिलाते हैं, तो हम कई जगहों पहले पता करते हैं कि कहाँ जूता बेहतर सिला जाता है और हम एक तरीके से उस सर्वोत्तम जूता का जो कारीगर होता है, हम वहां पहुंचते हैं और अपने जूते को कारीगर से ठीक करवाते हैं। परंतु यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि जब सत्ता में जब एक जूता को हम जब ठीक कराने जाते हैं तो सर्वोत्तम कारीगर की खोज करते हैं। अगर राज्य में बात करी जाए तो हम वहां पर सर्वोत्तम लोगों की भी खोज करें, अर्थात ऐसे व्यक्ति के हाथ में हम अपने शासन की बागडोर ना दे दे जो हमारे जीवन के लिए खतरा हो जाए और वह राज्य के लिए और समाज के लिए दुष्प्रभावित हो जाए। अर्थात वह ऐसे कार्य करे जो शासन कला उसका बेहतर हो और वह अच्छे तरीके से क्या करे, शासित करे, अच्छे से शासक करे और जनता का सम्मान करते हुए व्यवहारिक राजनीति करे। इस प्रकार से द स्टेटमैन में इन्होंने इस तरह की बात की। अब बात आती है लॉज में। द लॉज में इसको विधि या कानून भी कह सकते हैं। अब यह प्लेटो के उस वक्त की पुस्तक है जब प्लेटो अंतिम पड़ाव में है। यह जीवन जीते जीते यहाँ तक पहुंच चुके हैं प्लेटो। अब इस समय प्लेटो का जो दर्शन है वो काफी बदल चुका है और इनकी जो विचारधारा है और भी ज्यादा बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि अब चाहते हैं विधि का शासन, अब प्लेटो चाहते हैं कानून का शासन और यह कानून का शासन आगे बढ़ाना चाहते हैं और राज्य व्यवस्था में कानून की व्यवस्था लाना चाहते हैं जिससे जनता में एक समृद्ध और समानता बना रहे। इस तरह से इस द लॉज में या विधि में क्या किया गया, प्लेटो ने अपने जो कल्पनावादी विचारधारा था उसके विपरीत इन्होंने कानूनी व्यवस्था, व्यवहारिक शासन पद्धति का इन्होंने अनुसरण करने के लिए कहा और यह प्लेटो के उत्तरोत्तर जो विचारधारा जो राजनीतिक हुए उसमें इनका अनुकरण हुआ। जैसे प्लेटो के बाद जो इनके शिष्य आए अरस्तु, उन्होंने इनके विचारधारा से को आगे बढ़ाए क्योंकि प्लेटो जीवन के आरंभिक दौर से चलते चलते अंत तक आते आते उसका भी परिवर्तन हो जाता है और वो भी मानने लगते हैं कि कानून की आवश्यकता है और बिना कानून के हमारा राज्य सुरक्षित नहीं हो सकता है और कानून अगर हमारे साथ है तो फिर हमारी राज्य व्यवस्था संतुलित रहेगी और जनता को सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा
अच्छे से समझा, इनके पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और आप इन सारे पुस्तकों को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और पिछले वीडियो में जाकर के आप इनके बारे में बढ़िया से समझ सकते हैं, चीजों को दोहरा करके समझ सकते हैं। और आज प्लेटो का जो दर्शन है यह खत्म हो चुका है। जो प्लेटो की जो हमने कक्षा आरंभ किया था वो आज खत्म हो चुका है, और मैं प्रयास करूंगा एक वीडियो में जितने भी अभी तक क्लास हुआ है, जितने भी प्लेटो का, उसको मैं एक वीडियो में जल्द ही प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि एक समग्र रूप से मैंने छोटा छोटा वीडियो आप लोगों की तक पहुंचाया है। अब आज यह खत्म हो गया, मैं प्रयास करूंगा कल ही इसकी एक विश्लेषण वीडियो आपके पास समरूप वाला कल प्रस्तुत करूं, और ताकि आपको समझने में आसानी हो और प्लेटो को एक जगह एक साथ समझ सके। तो धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। अगर आप इसको फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को सब फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।